डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और जिसमें आज हम चैप्टर नंबर जो 8 है ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पे, और ये यूनिट नंबर आप बोल सकते हो 8 का फर्स्ट चैप्टर है। वैसे न्यू पब्लिकेशन के बेस पे बात करें तो चैप्टर नंबर 7 आपका रहेगा। और इसमें हम जो प्रीवियस 2 पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज हमारा रहेगा ये पार्ट थर्ड। तो मेनली हम पार्ट थर्ड में आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 31 to 45 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवाए जाएंगे, जबकि 1 से 15 हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और 16 to 30 क्वेश्चंस वो पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और यदि आपने पहले वाले पार्ट अच्छे से देख लिए हैं, तो उस हिसाब से आप आज वाला जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चंस बड़े अच्छे ढंग से आप उनके सॉल्यूशन हैं वो समझ सकते हो, और खुद भी आप सॉल्यूशन है वो कर सकते हो। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेशन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 से, इसमें आपसे ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चनिंग की हुई है। और ड्रग्स में आपको जो 3 कैटेगरी मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था, उन पार्ट्स में ही आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपसे ओपिएट्स, मतलब एक प्रकार की ओपोइड्स कैटेगरी आपसे पूछी हुई है। ओपोइड्स ड्रग्स कौन सी होती हैं जो हमारे ब्रेन्स के अंदर ओपियोइड्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, और उन रिसेप्टर्स पे जो काम करती हैं और ब्रेन में रिस्पॉन्स पैदा करती हैं, उनको बोलते हैं ओपियोइड नारकोटिक्स। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, आपसे एग्जांपल जब पूछे जाते हैं तो जैसे हीरोइन, या फिर इसको स्मैक भी बोलते हैं। स्मैक ये क्या करती है, हमारे ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर्स पे जाके काम करती है। जबकि बांग और चरस ये आपके एनाबियोइड्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो निकोटिन है ये टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्टूमुलेंट का काम करता है, स्टिमुलेंट्स का काम करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल समेत याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कोका एल्केलॉइड्स की भी कुछ कैटेगरी हमारी बुक के अंदर दी हुई है, उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बारबिचरेट्स वगैरह, तो वो भी आपको याद रख लेने हैं। मॉर्फिन भी इसी के अंदर आ जाता है। तो एग्जाम्पल से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एग्जाम्पल आप कुछ गिने चुने से एग्जाम्पल हैं वो जरूर याद रखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे बोला हुआ है, तो वो आपने ध्यान रखना है। अब इसमें जब भी आप इस टाइप के मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये मैच द कॉलम, और यदि आप 2-3 से ही श्योरिटी हो जाते हो तो उससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वरना तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अब इसमें डेंगू फीवर है वो आपसे पूछा हुआ है, जो डेंगू है वो वायरस से होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लेग है वो एक प्रकार का साइंटिफिक नेम आपको दिया हुआ है, इसे होता है। और साइफिलस यदि आपको याद है तो वहां से भी आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। तो ये किससे होता है, साइफिलस एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से ट्रैपनोमा नाम का एक बैक्टीरिया होता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देंगे, वहां पे भी ये बैक्टीरिया का नाम आपको पढ़ने को मिलेगा। तो साइफिलस नाम का जो ये डिजीज है, ये इस ऑर्गेनिज्म से तो नहीं होता, सिंपली किससे होता है, ट्रैपोनोमा। तो ये साइफिलस जो हमारी बुक के अंदर नाम आती हैं, डिजीज आती है ना, उनके तो आपको याद रखने पड़ेंगे पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। और वहीं से आप मलेरिया है, जैसे मलेरिया तो किससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। तो ये तो करेक्ट है, ये ऊपर वाले भी करेक्ट हैं, और यहाँ पे हमारा जो सी है वो इनकरेक्ट है, और यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जी की वजह से होने वाली डिजीज आपको बोला हुआ है। गोइटर तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीज है। और स्किन कैंसर है, ये एक प्रकार की कार्सिनोजन, कार्सिनोजन यहाँ पर हमारे ऑन्कोजन से होने वाली डिजीज है, एलर्जिक तो नहीं बोलेंगे। और हे फीवर जो कि क्या होता है, एक प्रकार का एलर्जिक रिस्पॉन्स को जरूर बोल सकते हैं, जैसे नज़ला वगैरह हो जाता है, नाक वगैरह है वो डिस्चार्ज होती रहती है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंटेरिक फीवर है जो टाइफॉइड को ही बोला जाता है, टाइफाइड फीवर होता है ना, जिसको हम एंटेरिक फीवर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी सही रहेगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एक प्रकार की एलर्जी की बात कर रहा है ये। एलर्जी किसके द्वारा होती है, एलर्जेंस के द्वारा। एसोसिएटेड विद किसके साथ जुड़ी हुई होती है,
तो इसमें आपके जो करेक्ट या लॉजिकल आंसर है वो आपसे पूछा हुआ है एबरेंट फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म। अब ये कुछ साइंटिफिक वर्ड है या फिर आप बोल सकते हो इंग्लिश के वर्ड हैं, वो आपको क्लियर होंगे तभी आप इनके आंसर दे सकते हो। एबरेंट का मतलब होता है जो ऐसा अकॉर्डिंग टू रूल ना चले, या फिर जो अपने से भटक जाए, काम डेविएट हो जाए, डेविएशन को शो करता है। तो डेविएटेड फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम, जब अपना इम्यून सिस्टम अच्छे ढंग से काम नहीं करता, रूल उसका क्या कहता है, हमारे जो कुछ फॉरेन मटेरियल होते हैं ना, यदि वो डिजीज कोजिंग है या फिर जो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं उनको किल करना होता है। लेकिन इस केस में ये क्या करता है, कुछ नॉर्मल एंटीजन भी एंटर कर जाते हैं बॉडी में, उसके प्रति भी हाई रिस्पॉन्स शो कर देता है, जिसकी वजह से का नुकसान कर बैठते हैं एलर्जी के केस में। तो एबरेंट यदि वर्ड मीनिंग आपको पता है तो वहीं से इसका आंसर बन जाएगा। इसके अलावा इंक्रीज इन द एबिडेंट टेम्परेचर, वह बाहर के टेम्परेचर में, एबिडेंट का मतलब सराउंडिंग की बात की हुई है इसमें, सराउंडिंग टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है तो उस केस में एलर्जी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एज ऑफ द इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है, फूड हैबिट से भी कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, वो किसी भी पार्ट का, बॉडी के पार्ट का, जब अपने नॉर्मल फंक्शनिंग से अलग टाइप का बिहेव करना शुरू कर देता है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है, उसकी वजह से होती है। नेक्स्ट, द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स फॉर ए ट्रूली ह्यूमन सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन ए लार्ज मेजर ऑन, मतलब हम किस सोसाइटी को अच्छे खासे तरीके से सिविलाइज्ड सोसाइटी बोल सकते हैं, मतलब कब हम मान सकते हैं कि जो सोसाइटी है ह्यूमंस की, उसने अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया है। तो उसमें मेनली चैप्टर का बात ही चल रही है कि ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड जितना ज़्यादा हम उसका कंट्रोल करके चलेंगे, सोसाइटी में कम से कम बीमारियां होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इलाज होंगे, तो उसी को हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है। इसके अलावा द एबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी टू मॉडरेट एक्यूडेंटी, ये होता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ये सबसे ज़्यादा होगा तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर सकता है। इंक्रीजिंग इन द फूड प्रोडक्शन, ज़्यादा फूड प्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। और कोलोनाइजेशन ऑफ अंडर पॉपुलेटेड एरियाज, अंडर पॉपुलेटेड एरियाज मतलब जो कम पॉपुलेटेड एरिया है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोलोनाइजेशन हो। केवल कोलोनाइजेशन से काम नहीं चलेगा, हमारा सबसे मेन एस्पेक्ट है डिजीज वगैरह का कंट्रोल, डिजीज से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, उसी को हम सिविलाइज्ड सोसाइटी बोलेंगे। इसके बाद आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको इस चैनल के साथ साथ में एक जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब रख लेना है, जो बायोलॉजी बाय दीपक नैन के नाम से, जो मेरा पर्सनल चैनल रहेगा। और इसमें आपको 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस है, साइंस सिलेबस, वो डिटेल में करवाया गया है। इसके अलावा 11th और 12th का जो आप बायोलॉजी सिलेबस जो डिस्कस हम कर रहे हैं, वो भी आपको अच्छे खासे PDF नोट्स की फॉर्म में वो मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे आपको हर एक सेशन, हर एक चैप्टर की क्या है, एक सीक्वेंसल फॉर्म में काफ़ी प्लेलिस्ट हैं, वो भी आपको प्रोवाइड की हुई है। यदि आप CBSE बेस्ड या फिर स्टेट बोर्ड बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके कोई ब्रदर्स हैं, दोस्त हैं, वो 9th-10th में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आपका साइंस का भी मैटर आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हो। इस तरीके से आप इस चैनल को भी साथ साथ में कंटिन्यूटी के साथ सब्सक्राइब करके रखें। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, रेट्रोवायरसेस आर इम्प्लीकेटेड एज ए काज ऑफ कैंसर इन ह्यूमन बिकॉज, रेट्रोवायरस क्या है, ये कैंसर कोज करने वाले कुछ वायरस होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ जीन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो ओन्कोजेंस। पिछले कुछ पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रोटो ओन्कोजेंस, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है जीन्स की, जो हमारी बॉडी में इनबिल्ट होती है। लेकिन वायरस यदि बाहर से कुछ मटेरियल है वो लेके आते हैं, उसकी वजह भी कैंसर हो सकता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि क्यों कैंसर कोज करते हैं, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इंजाइम्स, या फिर एक प्रकार का इंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करता है, मतलब RNA से DNA बनाता है। तो RNA से DNA बनाना ही केवल कैंसर कोज नहीं हो सकता, और भी डिजीज हो सकती है। जैसे HIV वायरस है, वो भी करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो और उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन प्रेजेंट होता है, तो वो कैंसर थोड़े कोज करता है। तो ये हमारा रियल आंसर नहीं है। मे कैरी सेलुलर प्रोटो ओन्कोजेंस, ये प्रोटो ओन्कोजेंस तो हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होते हैं, बाहर से इनकी कोई जरूरत नहीं होती। मे कैरी वी ओन्कोजेंस, जाहिर सी बात है ओन्कोजेंस भी नहीं होते इनके अंदर। ओन्कोजेंस क्या है, एक प्रकार की एक्टिव फॉर्म होती है प्रोटो ओन्कोजेंस की। कैरी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एज दियर जेनेटिक मटेरियल, हाँ ये हो सकता है कि उनके पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है,
जिसकी वजह से वो डीएनए बना लेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, और ये डीएनए एक बार ही हमारे सेलुलर डीएनए के साथ मिल गया तो वहाँ से हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ये हाईजैक कर लेता है, पूरी की पूरी हमारी सेल को हाईजैक करके अपने हिसाब से वायरस चीज है उनकी कॉपी बनाना शुरू कर सकता है, या फिर सेल्स को कमांड दे सकता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करें। जैसे टीआई प्लाज्मिड एक प्रकार का क्या है, वैसे तो ये बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से ये क्या करता है, अब सेल को ग्रो करवा सकता है। ऐसे ही जो आरएनए है वो अपनी सेल की मशीनरी को क्या करके कंट्रोल करके ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करवा सकता है अपने हिसाब से, तो मल्टीप्लिकेशन करवाएगा तो कैंसर भी कोज करवा सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। के बाद नेक्स्ट डिप्थीरिया, जिसको गलगोटू डिजीज भी बोलते हैं, किसके द्वारा होती है ये आपसे पूछा हुआ है, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, और ये आपका हो सकता है बुक में तो ना मिले, लेकिन वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको माइंड को प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। तो ये आपसे पूछा है किसकी वजह से होता है, डिप्थीरिया में क्या है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और पॉइजनस रिलीज्ड लिविंग बैक्टीरियल सेल क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं लिविंग स्टेज में टॉक्सिक रिलीज करती हैं, और उस टॉक्सिक से ही हमारे जो बीमारी है वो ये होना शुरू हो जाती है। तो लिविंग सेल्स से ही, ये याद रखना आपको, लिविंग बैक्टीरियल सेल ही टॉक्सिक रिलीज करती है, ना कि डेड। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ही रहेगा, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। और ये कैसी डिजीज है ये याद रखना, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस का इसमें कोई रोल नहीं है। और एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स बाय होस्ट बॉडी ऐसा कुछ नहीं है, हाइपर सेंसिटिविटी से कोई खेल नहीं है इसका, हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक डिजीज नहीं है ये, बोल सकते हैं एक प्रकार की बैक्टीरियल है, और बैक्टीरियल में भी लिविंग सेल्स से ये डिजीज होती है। उसके बाद ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन इंसुलिन भी बोला जाता है, और ये एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी जो कि आप फर्दर चैप्टर्स में पढ़ोगे। बायोलॉजी, इसमें क्या रहता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन इंसुलिन के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो एक इंसुलिन प्रिपेयर किया जाता है, जी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन भी बोलते हैं उसको, या फिर जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड इंसुलिन, वो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है ह्यूमन इंसुलिन। उसके बाद दूसरा है पावरफुल एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का काम नहीं करता ये, सिंपली इंसुलिन डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, सिंपली ह्यूमन इंसुलिन ही होता है एक प्रकार से, बायोटेक्नोलॉजी से प्रिपेयर करते हैं। जबकि पावरफुल एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जो मतलब किसी वायरस वगैरह या फिर जो भी एंटीजन को किल करने के लिए यूज होते हैं, तो वो काम नहीं करता ये। आइसो एंजाइम क्या करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं एंजाइम जैसा ही, एंजाइम्स की मतलब हम बोल सकते हैं एक प्रकार से एनालिजिक फॉर्म, या फिर एक प्रकार की एनालोगस फॉर्म, जो फंक्शन करती है एंजाइम वाले उसको बोलते हैं। मान लो कोई एंजाइम है, पेप्सिन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसका जैसा ही कोई एंजाइम हम यूज कर रहे हैं तो उसको आइसोजाइम बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ होते हैं, ये तो एक्रोसोम रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, क्या करते हैं एक प्रकार का, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम, फर्टिलाइजेशन होती है ना उसके टाइम क्या करते हैं, एग की आउटर लेयर्स को डिजनरेट करते हैं ताकि जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एंटर कर सके एग में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस, ये करेक्टली मैचड के क्वेश्चन और टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, टेबुलर क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, मैच द कॉलम वाले थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि आपको लगभग चीज़ों का पता होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था साइफिलस से रिलेटेड डिजीज है, और ये ट्राइपोनेमा और पैलिडियम से होती है, तो यदि इसका भी आपको ध्यान है ना तो वहां से भी आप आंसर कर सकते हो। तो हर एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एड्स है ये तो एचआईवी वायरस से होती है, इसके अलावा यूरिथ्रीटिस किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, एंटामीबा से नहीं होती। एंटामीबा ये गिंगेवेलिस, ये तो एक प्रकार का हमने पार्ट 2 में भी पढ़ा था, किसमें होती है, माउथ के अंदर इन्फेक्शन होता है, गम्स के अंदर, गम्स जो गोंद वगैरह, गम्स यहाँ पे जो हमारे मसूड़े होते हैं उसके लिए, तो मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है एंटामीबा गिंगेवेलिस के द्वारा। और गोनोरिया, गोनोरिया है ये भी तो एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज हम बोल सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होती है। जबकि लेशमेनिया क्या करता है, काला अजर नाम की जो डिजीज को फैलाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्टली मैचिंग इसके साथ रहेगी, बी के साथ ही रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द वर्टिब्रेट सेल्स नेचुरली रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शंस एंड विच इनफिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस इज। इनहिबिट का मतलब रोकना। तो कुछ हमारी सेल्स हैं वो नेचुरली एक जो प्रोटीन है वो छोड़ती हैं, स्मॉल प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रीट करती हैं जब हमारी सेल्स को वायरस वगैरह का इन्फेक्शन है वो उनमें हो जाता है, और आसपास की जो सेल्स हैं उसके पास सिग्नल भेजती हैं। तो एक प्रकार का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है ये। और ये क्वेश्चन लगभग हम प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपने अच्छे से देखा है तो वहीं से आप इसका आंसर है वो दे भी सकते हो। इंटरफेरोन्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीनिशियस सब्सटेंस, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इन्फेक्ट जब हो जाती है ना, तो ये सब्सटेंस छोड़ती हैं ताकि आसपास की सेल्स को पहले से ही क्या किया जा सके, को प्रिपेयर किया जा सके, ताकि ये वायरस है उनको इन्फेक्ट ना कर सकें, वायरस की मल्टीप्लिकेशन को रोका जाए। नेक्स्ट, गोइन स्पोंजिफरम एनसेफेलोपैथी, और ये एक प्रकार की क्या है, मैड काउ डिजीज भी इसको बोलते हैं, काउ डिजीज। और ये हम 11th क्लास में पढ़ते थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर्स में, और वहाँ पे कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको हमने किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी, जैसे प्रायोन्स हैं, इसके अलावा वायरोइड्स हैं, इसके अलावा वायरसेस हैं, इसके अलावा लाइकन्स हैं। तो ये अलग से डिटेल वहाँ पे मिलती थी। और जब प्रायोन्स के बारे में पढ़ते थे, प्रायोन्स क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन इनको बोला जाता है। इन्फेक्शियस प्रोटीन डिजीज कोज कर सकते हैं, कहने का मतलब। और वहाँ पे भी एक ही और जिक्र रहता है इसी जैसा मैड काउ डिजीज का, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं सिमिलर डिजीज होती है जो ह्यूमंस में होती है, उसकी फॉर्म रहती थी क्राई CR जैकोब डिजीज। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, मैड काउ डिजीज क्यों बोलते हैं, इसमें क्यों नर्वस सिस्टम है ना वो इफेक्टेड होता है। कुछ हमारे बॉडी के अंदर है ना बड़ी एडवांस मैकेनिज्म होती हैं, जब आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे प्रोटीन फोल्डिंग, तो हमारी बॉडी में जब प्रोटीन बनते हैं तो उनका फोल्डिंग, उनका मुड़ना भी बड़ा जरूरी होता है। वो मुड़ के एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यदि वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर सही नहीं बने, कुछ दूसरे टाइप से बन जाए, एबनॉर्मल फोल्डिंग हो जाए, उसकी वजह से वो प्रोटीन है ना डिसफंक्शन तो होएगा ही, काम तो करेगा नहीं, और दूसरे हो सकता है कोई बीमारी है वो वहाँ पे वो कोज करे। और ऐसे ही यदि डिजीज कुछ ऐसे ही प्रोटीन्स मिसफोल्ड होकर हमारे इम्यून से हमारे नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो काम करना बंद कर सकती है। तो ये यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, क्रेटूज हेल्ड जैकोब डिजीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कालाजार का हमने पढ़ा, ये लैसमेनिया ये होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट मैच है वो आपसे इसमें पूछा हुआ है, और ये ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इसमें, और मैं यहाँ पे बताने का मकसद ये नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आपको पेपर मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपरेशन करके चलना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब एक प्रकार के क्रैमिंग बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। रेस्प्रिन्स है, ये ट्रैंक्विलाइजर होता है, और ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, एक प्रकार के हम बोल सकते हैं टेंशन रिलीवर्स होते हैं। टेंशन रिलीवर्स जो डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं ना कुछ इंसान, उनके इलाज के लिए यूज किया जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स, और ट्रैंक्विलाइजर्स में दिया जाती हैं दवाइयाँ। रेस्प्रिन हालांकि ये वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा, वेटरनरी जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा यूज किए जाते हैं हॉर्स वगैरह को क्या करने के लिए, नॉर्मली शांत करने के लिए। उसके अलावा कोकिन्स ओपियोटिक नारकोटिक्स, इसमें बोला हुआ है, हालांकि हमने क्या निकालना है, करेक्टली मैच हालांकि हमारा फर्स्ट ही सही रहेगा। उसके अलावा ओपियोटिक नारकोटिक्स, ओपियोइड्स और कोका एल्कलॉइड्स, ये याद रखना आपने। और अपनी बुक के अंदर दोनों की अलग अलग कैटेगरी है, कोका एल्कलॉइड्स अलग टाइप के ड्रग्स हैं, और ओपियोइड्स अलग टाइप के ड्रग्स हैं, ये दोनों तो एक जैसे हो ही नहीं सकते। इसके अलावा मोर्फिन हेलुसिनोजेंस, और बांग है जो एनालिजिक्स क्या होती है, एक प्रकार की पेन किलर भी को बोला जाता है। और हेलुसिनोजेंस को क्या बोलते हैं हम, एक प्रकार के इमोशनल स्विंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मतलब एक प्रकार के क्या है, ख्वाब से देखने लग जाता है इंसान, जो चीज़ नहीं है रियलिटी में वो भी यहाँ पे आती हैं। तो मॉर्फिन ये तो नहीं होती है वो चीज़, हेलुसिनोजेंस कुछ अलग टाइप की ड्रग्स होती हैं जो कि इस टाइप का इफेक्ट शो करती हैं। इसके अलावा जो एनालिजिक्स पेन किलर, बांग एक पेन किलर नहीं है, हालांकि क्या करती है ये हमारे मान सकते हैं मूड स्विंग वगैरह है उसमें रोल प्ले कर सकती है, नशा वगैरह करती है ना, एक प्रकार का इमोशनल
स्विंग्स रोल रहता है इसका। जबकि मॉर्फिन्स वगैरह हैं, ये क्या करती हैं, ये मान सकते हैं ये कुछ एक प्रकार से पेन किलर या फिर हमारा हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है और ज़्यादा आपने देखी जाती है। हेपेटाइटिस बी, हालांकि इसका डायरेक्ट आंसर रहेगा। एड्स वगैरह है, ये इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है इन्फेक्शियस डिजीज में यही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पूछा हुआ आपसे। हेपेटाइटिस वगैरह है जो डिजीज है, ये ज़्यादा मिल। कफ एंड कोल्ड है, ये भी हालांकि ज़्यादा डिजीज लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाली डिजीज में हेपेटाइटिस बी का रोल आ जाता है। इसके अलावा मलेरिया है, ये भी होती है, लेकिन मोस्ट में आपको याद रखना पड़ेगा हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा फैलने वाली डिजीज में आता है। रीजन ऑफ लंग कैंसर, फेफड़ों में जो कैंसर होता है उसका सबसे ज़्यादा रीजन कौन सा रहेगा आपका। कोल माइनिंग, कैल्शियम फ्लोराइड, बैक्साइट माइनिंग। तो यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है वो रियल आंसर रहेगा, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे केमिकल यूज होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं, जो कि हम उनके जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए वो लंग्स में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो प्रोटो ओन्कोजन्स होते हैं, प्रोटो ओन्कोजन्स उनको एक्टिवेट करके और कैंसर कोज कर सकते हैं। सीमेंट फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, वरना कोयल वगैरह है इनके अंदर तो कार्बन वगैरह के सब्सटेंस ही मिलते हैं। ज़्यादातर सीमेंट फैक्ट्री का ही आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, LSD से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्या होता है। तो LSD यहाँ पे आपको याद रखना है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहेगा। ये आपका क्या रहता है, सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का भी और इस सेशन का भी। इसमें आपसे LSD मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म हालांकि आपको लिख दी है, लेसर्जिक एसिड डाइम इथाइल एथिमाइड, डाइल इथाइल अमाइड। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि किस टाइप का ट्रांस है ये। हेलुसिनोजेंस मतलब एक प्रकार की क्या करता है, हम बात करें हेलुसिनोजेंस, क्या अभी हमने पढ़ा था, एक प्रकार के इमोशनल स्विंग्स वगैरह है वो प्रोड्यूस करता है। सेडेटिव, सेडेटिव्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के हम बोल सकते हैं पेन रिलीवर्स होते हैं, पेन किलर भी इनको बोला जाता है। स्टिमुलेंट्स है वो एक प्रकार से हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं। और ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के हमारे टेंशन रिलीवर्स इनको बोला जाता है। टेंशन रिलीवर्स, टेंशन से रिलीव करवाते हैं, रिलीवर्स। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा एलिसिनोजन।
है ये LST, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, बल्कि इनकी जो आपको वर्डिंग वगैरह है वो याद रख सकते हो, और ज़्यादातर चीज़ें इस चैप्टर में आपको याद करने की ही मिलेंगी। तो इन क्वेश्चंस का मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए कि किस टाइप की क्वेश्चनिंग आपसे इस चैप्टर से पूछी जा सकती है। कुछ जो टर्म्स हैं आपको याद हैं तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस के आंसर कर लोगे, वरना ज़्यादा आप इस चैप्टर को सिंपली एनसीईआरटी बेस पे स्टिक रहने की जरूरत है। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं ऐसे, तो आप इतनी सारी चीज़ों को हो सकता है ना याद रख पाओ। तो इस टाइप से हमने आज का जो सेशन है पार्ट 3 वो भी डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। इसके फर्दर जो हमारा MCQ सीरीज है इसमें चैप्टर 9 इसके बाद रहेगा। और इसी तरीके के सेशंस के लिए आप जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।